हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2018 का जो हुआ था उसका पेडागोजी सेक्शन। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम जो है सबसे लेटेस्ट है। अगर केवीएस पीआरटी की बात करूं, जो केवीएस संगठन ने लिया है पीआरटी एग्जाम, ठीक है, ये 2018 में हुआ था, 22 दिसंबर को हुआ था आई थिंक। और इसका जो पेडागोजी सेक्शन है उसको मैं सोल्व कराऊंगी आपको। इसमें 20 क्वेश्चन आपके आए थे, लेकिन आज हम सिर्फ 10 को करेंगे। 10 की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी नेक्स्ट 10 की। ठीक है, कारण ये है कि मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती और मैं चाह रही थी कि 10 क्वेश्चन पहले 10 को लें, उनको आराम से हम डिस्कस करें कि क्या क्वेश्चन आया था और सिलेबस कौन से पार्ट से ये मतलब क्वेश्चन लिया गया है, बेसिकली वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूं। तो इसीलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी। 10 में 20 की बनाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। ठीक है, इसलिए मैं चाह रही थी कि 10-10 के सेक्शन में 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको इसमें। और मतलब टारगेट यही है मेरा कि आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और मतलब कितने आप लोग अच्छे कर पा रहे हैं। अपना स्कोर भी अपना एक बार लिख देना और मतलब आप भी अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए इजी था, डिफिकल्ट था कि मॉडरेट था। मतलब आप लोग देख सकें अब तक आपकी जो तैयारी है उसके बिहाव पर आपको क्या लगता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर भी करते रहना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे ये वाला पेडागोजी का सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है केवीएस पीआरटी का वो सी सेट है। ठीक है, तो सी सेट के क्वेश्चन है ये, उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग है। ठीक है, 1 2 3 जो भी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बैरियर्स इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपको ये बताना है कि अगर शिक्षा के अवसर में समानता की बात हम करते हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बाधाएं क्या है, किन बाधाओं की वजह से शिक्षा के अवसरों में समानता नहीं आ पा रही है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर करो पढ़ के। फर्स्ट इसका ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर। मतलब जो भी शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं उनकी आर्थिक स्थिति में अंतर होता है, तो क्या ये एक बाधा है मतलब समानता लाने में। जेंडर डिस्पैरिटीज, लैंगिक असमानताएं हैं, तो क्या ये बाधा है। कॉमन स्कूल सिस्टम, सार्वजनिक विद्या प्रणाली जो है, क्या ये भी बाधा है। डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और शिक्षण संस्थानों के मानकों में जो अंतर होता है, मतलब कि कौन सा कितना हाई लेवल का स्कूल है, कहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, कहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, मतलब कौन किस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, उनमें भी अंतर होने से क्या शिक्षा के अवसर में समानता में बाधाएं आती हैं कि नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर मैं डिस्कस करूं एक एक चीज, तो डिफरेंसेस इकोनॉमिक स्टेटस, ऑब्वियसली आर्थिक स्थिति में अंतर होगा। एक बच्चा जो है गरीब परिवार से आ रहा है, ऐसे परिवार से आ रहा है जिसके पास मतलब बेसिक चीजें भी नहीं है। ठीक है, बेसिक चीजें की बात करूं तो एक कॉपी वो ढंग से नहीं ले सकता बच्चा। ठीक है, अगर उसकी किताबों की बात करूं तो किताबों की हालत खस्ता है, वो पढ़ नहीं पा रहा है ढंग से, फट जाती है तो वो उसको दोबारा मतलब सिलवा नहीं पा रहा है किताब को। ठीक है, पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, और इस वजह से उसकी एजुकेशनल जो उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो ऑब्वियसली उन बच्चों से तो वो दयनीय स्थिति में है ना, जो बच्चे ऑलरेडी सारी चीज लेकर बैठे हैं। ठीक है, हर एक क्लास में अगर मैं स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं तो सपोज मान लीजिए 40 बच्चे हैं। प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं करूंगी क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में मोस्टली बच्चे वही होते हैं एफ्लुएंट फैमिलीज के। हालांकि आरटी में जो 25% रिजर्वेशन है उसके थ्रू बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हम एक कॉमन चीज को लेकर चलेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिक्स मिलते हैं। कुछ बच्चे आपको हो सकते हैं थोड़े से हाई मतलब मिलेंगे, ठीक ठाक उनके पेरेंट्स भी जो होते हैं कमाते हैं। फिर बीच में कुछ ऐसे आते हैं कि ठीक है काम चल जाता है। ठीक है, ये वाले बच्चों को ठीक है सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और कुछ ऐसे तबके के बच्चे होते हैं जिनको सारी आर्थिक सुविधाएं जो है नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारी उसमें है, इन आर्थिक में ना बहुत सारी चीजें आती है। इसमें उसका हेल्थ भी आ जाएगा, क्या क्या खाने को मिल रहा है। ठीक है, पानी की बोतल है कि नहीं है, लंच लेके आ रहा है टाइम पे कि नहीं लेकर आ रहा है, मम्मी खाना बनाकर दे रही है कि नहीं दे रही है, घर में पैसे हैं खाना खाने के लिए कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर कर रही है। फिर अगर हम पढ़ाई की बात पे करें तो ठीक है भाई, बैग है कि नहीं है, कॉपी है कि नहीं है, पेन पेंसिल या जो भी इक्विपमेंट्स है वो उसके पास है कि नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। अगर बच्चे के पास ये सारी चीजें नहीं है तो वो इन बच्चों के साथ समानता में हम कैसे बोल सकते हैं कि वो इन बच्चों के समान ही एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं। ऑब्वियसली नहीं मिल पा रही होगी। हो सकता है कि इन बच्चों के पेरेंट्स जो है इनको एक्स्ट्रा चीजें भी दिलाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पिक्चर बुक्स भी दिला दी इनको, और सारी चीजें भी दिला दी जो मतलब पढ़ने के लिए होती है। इनको यूट्यूब पे वीडियोस दिखा रहे हैं या फिर ऑनलाइन, जैसे आजकल ऑनलाइन का दौर चल रहा है, तो ऑब्वियसली जिन बच्चों के पास जो है मोबाइल फोन बहुत बेसिक है, जिनके पास जो स्मार्ट क्लासेस नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, ऑब्वियसली वो उन बच्चों से तो पीछे है ना जो इतनी सारी फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये भी एक बैरियर है। तो यानी कि ए ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो ए हम मानकर चलते हैं कि ए इसका होगा ही होगा। फिर हम बात करते हैं जेंडर डिस्पैरिटीज की, यानी कि लैंगिक असमानता। तो अपने स्कूल का टाइम याद करो अगर आपको याद है तो। ठीक है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से, लेकिन वहां पे देखिए क्या होता था। जब मैं 6th क्लास में थी, मतलब 6th क्लास में मैंने गवर्नमेंट में एंटर किया था, 5th तक मैं ऑब्वियसली प्राइवेट में थी, लेकिन जेंडर डिस्पैरिटीज आपको हर जगह मिलेगी। तो क्लास का रजिस्टर सजाने को सिर्फ लड़कियों को दिया जाता था। ठीक
ठीक है। लड़कों को डेस्क को सरकाना है, ठीक है, डेस्क को उठाना है, दूसरी क्लास में शिफ्ट करना है, जो भी है लड़कों को दिया जाता था। ये काम डेकोरेशन का काम लड़कियों को दिया जाता था। फिर फेस्टिवल आ गया, कुछ भी आ गया तो साज सजावा, रंगोली, सब कुछ लड़कियों को दिया जाता था, ठीक है। यानी कि लड़कों को कुछ ऐसे काम दिए जाते थे कि जिसमें भाई थोड़ा फिजिकल वर्क की जरूरत है, लड़कियों को ऐसे काम दिए जाते थे कि बैठ के आराम से कर लेंगे, साज सज्जा हो गया, सजाना धजाना हो गया, ये सारी चीजें कर लेंगी, ठीक है। तो ये जेंडर डिस्पैरिटीज होती है। आप जो है बच्चे को हर तरह का एक्सपीरियंस लेने नहीं दे रहे। क्या लड़कियां डेस्क नहीं सरका सकती? क्यों नहीं सरका सकती? वो भी तो उनको एक आइडिया दे रहा है ना, किस तरह से आपको डेस्क को पुल करना है, पुश करना है, मतलब सारी चीजों का आइडिया मिल रहा है ना। तो ये भी आपकी एजुकेशनल हो रही है, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे काम लड़कों को दे दिए जाते हैं जो लड़कियों को नहीं दिए जाते हैं, और कुछ लड़कियों को ऐसे दिए जाते हैं जो लड़कों को नहीं दिए जाते। तो दोनों तरह में इक्वल कहां अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। फिर लड़कियों को 10th में ये उकसाया जाता है कि नहीं आप तो ठीक है बेटा, आप तो होम साइंस ले लो, आप ये कर लो, फिर इससे क्या हो जाएगा कि आपको घर में भी हेल्प मिलेगी, शादी के बाद आपको हेल्प मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इन चीजों का इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ता है। तो जेंडर डिस्पैरिटीज भी ऑब्वियसली ये हैम्पर करती हैं इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को। तो ये भी बैरियर होगा, ठीक है। तो दो हमारे बैरियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन स्कूल सिस्टम की। देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम की सबसे पहले बात की थी 1964 में कोठारी कमीशन ने, जिसको हम एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, 64 to 66 था। तो कोठारी कमीशन का कहना था कि आप कॉमन स्कूल सिस्टम लाइए, ठीक है, मतलब उन्होंने एक सजेशन दिया था। इसके बाद एनपी 1968 ने इस मुद्दे को उठाया, एनपी 1986 ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज तक जो है कॉमन स्कूल सिस्टम इंडिया में लागू नहीं हो पाया, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने पहली बार जो है एक आइडिया, एक बिल तरह का कुछ पेश किया था उन्होंने कि हम कॉमन स्कूल सिस्टम लेकर आएंगे। कॉमन स्कूल सिस्टम ये कहता है कि आपके देश में या आप जिस भी लोकेलिटी में आप ये लागू कर रहे हैं, वहां पर ये होगा कि आपको मतलब अब हर तरह का जो स्टैंडर्ड होगा सारे स्कूल्स का है, सारे इंस्टीट्यूशन का, वो सेम रहेगा, ठीक है, वो एक लेवल पर रहेगा। ये नहीं है कि कुछ स्कूल जो है बहुत आगे निकल गए, कुछ पीछे हैं, कुछ में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है और कुछ में सारी फैसिलिटीज हैं। तो इनका मतलब था कि सभी को एक समान लेवल पर लाना है, ठीक है। और कोई भी स्टेट में या इसमें जो है कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा, कोई भी गवर्नमेंट नहीं, मतलब सारे गवर्नमेंट स्कूल हो जाएंगे। और जब सारे गवर्नमेंट स्कूल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर बच्चा जब वहीं पर आएगा तो आपकी क्वालिटी एजुकेशन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। लोग पेरेंट्स भी ध्यान देंगे, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वाले सोचते हैं कि चलो प्राइवेट में डाल दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा कि हाँ भी चलो ठीक है, सारे ही बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो हमें अब इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम आज तक नहीं आ पाया है और मुझे लगता भी नहीं कि आएगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को कम करेंगे नहीं ये लोग, है ना। प्राइवेट सिस्टम तो चलता ही रहेगा, प्राइवेट स्कूल्स भी चलते रहेंगे, है ना। तो मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम कभी आ ही नहीं पाया। लेकिन ये बैरियर नहीं है, है ना। अगर ये कॉमन स्कूल सिस्टम आ जाता है, मतलब सभी तरह के बच्चों को, हर तरह के बच्चों को, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको एक जैसी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये कहता है कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है। भले ही आप इसमें प्राइवेट स्कूल को खत्म कर दीजिए, आप गवर्नमेंट लाइए, या फिर आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना है। मतलब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि आप किस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को एक लेवल पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये है, तो ये बैरियर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सी हट जाएगा यहां से और ए और बी इंक्लूडेड है। उसके बाद ये है कि डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करी ना, देखिए प्राइवेट स्कूल सारी फैसिलिटीज देते हैं अपने, उसको सब तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, जो भी है व्हाटएवर। हालांकि आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल भी ठीक हो गए हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल तो काफी बेटर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है एजुकेशन ज्यादा इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वहां पर जो है काम लेने की जो टेक्निक्स होती हैं, या फिर जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निक कह लीजिए, या फिर वे ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी कह लीजिए, या फिर एक तरह का जो माहौल होता है प्राइवेट स्कूल्स का, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, मतलब हर तरह की चीजें हो जाती हैं, हर तरह से इतना सपोर्ट आता है कि बच्चों की एजुकेशन जो है सुधर जाती है थोड़ी सी। और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो कहीं पर पेरेंट्स का लैकिंग हो जाता है, ठीक है, कहीं पर जो है टीचर्स की कुछ कमियां हो जाती हैं, कई बार सिस्टम ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा बर्डन दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, कभी इलेक्शन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा लेवल जो है वो गड़बड़ा जाता है वहीं पर। लाइक देखिए प्राइवेट स्कूल में जो है बच्चे भी छट कर ही जाते हैं ना, उन्हीं पेरेंट्स के बच्चे जाते हैं जिनके पास पैसा है, जो पढ़ा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके घर में कोई देखने वाला भी नहीं है, मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो मतलब फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, जिनके घर में कोई भी नहीं है पढ़ाने वाला, है ना। तो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पूरा फर्क पड़ता है इसमें कि ये बैरियर है, ऑब्वियसली एक बैरियर है अगर इक्वलाइजेशन नहीं है तो, ठीक है। अगर सभी का स्टैंडर्ड एक जैसा होगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी एजुकेशन होगी, ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक लेवल पर चलेंगे सभी बच्चे, और मतलब हर जगह जो है उन पे एक ही तरह के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, हर तरह की फैसिलिटी सारे स्कूलों को कराई जाएगी। तो इस टाइप से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के भी स्टैंडर्ड का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मतलब हमने कितनों को
एलिमिनेट किया हमने, सिर्फ जो है सी को एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये बैरियर नहीं है, तो ठीक है, बाकी तीनों के तीनों बैरियर है, इनकी ए, बी और डी। तो ए, बी, डी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा था क्योंकि मैंने समझाया आपको थोड़े से उससे, है ना, इसलिए कह रही थी 10 क्वेश्चन ही करा पाऊंगी। ठीक है, अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन आपका कहां से आया था, लास्ट वाला, ये आपका कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, इन सब की बात करिए तो वहां से आपका क्वेश्चन उठाया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट अ मेजर कंसर्न ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। देखिए, आपको बच्चे की जो है भाषा समर्थता पर विकास करना है, उसका विकास करना है, तो मतलब इनमें से क्या जो है वो आपका मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य सरोकार इनमें से एक चीज से नहीं होना चाहिए, बाकियों से आपका बहुत मुख्य सरोकार होना चाहिए। तो कौन सी वो चीज है, फटाफट आंसर करो। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, दक्षताएं क्या होती है, वो दक्षताएं जो इस चीज में आपको दक्ष बनाए। ठीक है, लैंग्वेज के यूज में आपको दक्ष बनाए। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी हो सकती है, लेकिन कॉम्पिटेंसी सेम होगी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी कौन कौन सी होगी, वो LSRW पढ़ा है ना आपने, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये आपकी कॉम्पिटेंसीज है, मेन कॉम्पिटेंसीज है। आपको इनमें बच्चे को मतलब एक तरह से इनमें कॉम्पिटेंट बनाना है बच्चे को, है ना, मतलब इनमें सब में बच्चा अच्छा होना चाहिए। वो लिसनिंग भी अच्छे से कर पा रहा है, वो स्पीकिंग भी अच्छे से कर पा रहा है, वो रीडिंग और राइटिंग भी कर पा रहा है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल ओवर जो उसकी कम्युनिकेशन है, उसका संप्रेषण जो है बच्चा कर पा रहा है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसीज ऑलरेडी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है, अब चलो ऑप्शन को देखते हैं। उच्चारण और साक्षरता से संबंधित मुद्दे। ठीक है, आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी, लिटरेसी में आपका पढ़ना लिखना जो है, ये सब चीजें आ जाएंगी, है ना। पढ़ना लिखना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पढ़ना आ जाए, आपको लिखना आ जाए। ठीक है, और आर्टिकुलेशन यानी कि उच्चारण भी आपका अच्छा होना चाहिए। ऑब्वियसली ये होगा तभी तो आप किसी से बोल पाएंगे, तभी तो आप किसी से ढंग से बात कर पाएंगे, तभी तो आप लोगों से डील कर पाएंगे। लैंग्वेज का मुख्य जो काम है वो यही है कि आप जो है इजी वे में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए दूसरों के साथ। ठीक है, दूसरों की बातों को समझ पाए, अपनी बातों को मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से दूसरों को समझा पाए। ठीक है, तो यानी कि ये आपका होगा, ऑब्वियसली इसको हम नहीं कह सकते। इसने कहा नॉट अ मेजर कंसर्न, तो ये तो मेजर कंसर्न है। फिर है इनहैंसिंग वोकैबुलरी क्वांटम। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, देखिए जो शब्द भंडार है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ता है बच्चों का। ठीक है, जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो मतलब छोटा सा बच्चा होता है तो उसके पास कुछ ही शब्द होते हैं, लेकिन जैसे ही उसका सोशलाइजेशन होता है, वो ज्यादा लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करता है, जितना आप लैंग्वेज इनरिचमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे, अपने आप शब्द भंडार बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप डेली 5 वर्ड बच्चों को लर्न करा रहे हैं तभी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ये चीज तो आपकी ऑटोमेटिक भी हो जाती है। जब बच्चा डीलिंग करता है, थोड़ा बड़ा होता जाता है, जितने ज्यादा शब्द वो बोल पाएगा, जितना लोगों से कम्युनिकेट करेगा, उसका वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इनहैंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन का ये मेजर कंसर्न नहीं है, मतलब। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन की बात कर लें। एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड क्रिएट, भाई लैंग्वेज का यूज कर पाए, क्रिएट कर पाए। क्रिएट, देखिए लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट गुण ये है कि आप लोग ऐसी क्रिएशंस कर सकते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं है। जब आप किसी से बात करते हैं और जिस लैंग्वेज में आप परफेक्ट है, क्या आपको उसमें सोचना पड़ता है? मैं यहाँ पर आपकी फ्लुएंसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, सपोज आप, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, हर टाइम पे मुझे सोच सोच के नहीं बोलना पड़ रहा ना। लेकिन अगर मैं कहूँ बंगाली भाषा, भाई मेरे को बंगाली भाषा नहीं आती है, उसमें मेरा कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो मैं कैसे बोल पाऊंगी, है ना। तो मतलब किसी भी लैंग्वेज में कॉम्पिटेंस करने के लिए आपको ऐसा मतलब परफेक्ट होना चाहिए उस लैंग्वेज में कि आप उसमें क्रिएट भी कर पाए। आज आप ऐसे शब्द भी बोल पाए, इसको हम नोवेल अटरेंसेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे शब्दों को बोल पाए जो आपने कभी पहले सुने ना हो, जिनका यूज जो है वह आप में ऑटोमेटिक आ गया हो, आपको किसी ने जबरदस्ती सिखाया ना हो, आप ऑटोमेटिकली उनको यूज करना सीख जाए, है ना। ये भी आपकी लैंग्वेज यूज करने की, क्रिएट करने की, ये भी आपको कम्युनिकेशन में चाहिए होती है। अगर ये नहीं होगी तो आप लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे। आप जो भी भाषा बोल रहे हैं, अगर उसमें आप सोचो, आप सोच सोच के कि अब क्या बोलना पड़ेगा, अब कैसे बोलूंगा, तो ये अगर होता है, जैसे जिन लोगों की इंग्लिश वीक हो गया, जिन लोगों की हिंदी वीक होगी, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस अपना इंग्लिश और हिंदी का इंक्रीज करने का। तो बात वही है ना। टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स, तो मैंने कहा कम्युनिकेशन तो सबसे बेटर चीज है जो लैंग्वेज में आपको आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको आनी चाहिए, सॉरी, अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि आप उस लैंग्वेज में जो है परफेक्ट हैं, ये हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक मेजर कंसर्न नहीं है, बाकी सारी जो है आपकी मेजर कंसर्न में आती है। ठीक है, बाकी सब में आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब आपको चाहिए होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, यू हैव एडमिनिस्टर्ड, देखिए वो जो क्वेश्चन था आपका वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से आया हुआ था, मतलब बेसिकली लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी और लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है आपका बेसिक जो सिलेबस दिया हुआ है आपका पीआरटी का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ जो है सिलेबस की आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है, यू हैव एडमिनिस्टर्ड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स टू क्लास 5। ठीक है, आपने क्लास 5वीं क्लास का एक टेस्ट लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इट,
बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो गए। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर अनदर टेस्ट। अब भाई आपको दूसरा टेस्ट लेना है, ठीक है। आप मतलब आपने देखा कि आपने एक टेस्ट लिया लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, यानी कि या तो टेस्ट में कमी थी या फिर आपके मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कमी थी कि बच्चे लर्न नहीं कर पाए, जो भी है बच्चे सीख नहीं पाए, है ना। विच टेस्ट वुड यू प्रेफर, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है आपके बेसिकली। तो कि समेटिव टेस्ट हम कब लेते हैं, ये हम एंड में करते हैं जब हम इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, बीच में जो हम टेस्ट लेते हैं ये हमारे सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट तो ये है कि अब आपने पढ़ा लिया है, अब आप उसको इवैल्यूएट करें। फॉर्मेटिव में ये होता है कि फॉर्मेटिव क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आपने टेस्ट लिया, आप देख सकते हैं कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने कहा है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, ठीक है। अब फेल हो गए बहुत सारे बच्चे, उसके बाद आपको दूसरा टेस्ट लेना है, लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि कमियां क्या रही हैं, है ना, उसका डायग्नोसिस आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव टेस्ट नहीं होगा, ये फॉर्मेटिव और समेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस सीख लीजिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट स्पेशली तब लिया जाता है जब आपको ये लगता है कि आपने जो टीचिंग लर्निंग चीजें अप्लाई करी हैं वो आपकी सही से नहीं हो पाई और अब आपको उसमें सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। तो सुधार करने के लिए पहले आप डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है, फिर आप रेमेडियल टीचिंग करेंगे, तो बहुत सारा प्रोसेस उसमें होता है, ठीक है। लेकिन जहां तक हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये एक तरह का फीडबैक होता है कि आपको जस्ट एक फीडबैक मिल जाता है कि ठीक है हमने ऐसे टेस्ट लिया, इतने बच्चों ने इतना स्कोर किया, इन बच्चों में ये सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन जब आपको स्पेशली आप देखिए इसमें एक बड़े लेवल पर हुआ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल हो गए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें फेल हो गए, तब आप क्या करेंगे, है ना। मतलब एक तो होता है कि ठीक है आपने एक टेस्ट लिया, यूनिट टेस्ट लिया, जो भी है फॉर्मेटिव टेस्ट लिया, उसमें कुछ बच्चों ने अच्छे नंबर पाए, मतलब एटलीस्ट एवरेज बच्चे तो होंगे जो एवरेज लेकर आए हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे फेल हो गए, मोस्ट ऑफ द फेल, मोस्ट का मतलब है 40 में से आपके 35 फेल हो गए, ठीक है। तो यहां पर आपको डायग्नोसिस करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 35 बच्चे फेल हो गए हैं, तो इसलिए स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, ठीक है, नैदानिक परीक्षण होगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपना भी टेस्ट लेते रहना थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप भी देखते रहना कि आपको कितना आ रहा है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग। तो पिछला क्वेश्चन आपका असेसमेंट पर था, असेसमेंट और इवैल्यूएशन पर था, ठीक है, वो कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक यूज फॉर। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है ना, बताओ फटाफट से जिसने पढ़ा है। सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है तो कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। तो क्या करना है इसमें, है ना, ये बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई इसमें टीचर प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। देखिए जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, माइक्रो टीचिंग बेसिकली आप देखते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कितना बेहतर है, एक तरह से आप फीडबैक लेते हैं, ठीक है, अपना ये फीडबैक ले रहे हैं। सपोज आपके पीयर्स हैं आपके साथ, मतलब आपके सहकर्मी हैं, ठीक है, या फिर अगर आप अपना वो वाला स्पैन आपने डाइट या बीएड जो भी किया है तो आप देखेंगे कि आपको सुपरवाइज करने के लिए आते थे बाहर से, ठीक है, और मतलब आप लोग भी खुद अपने जो है एक डेमो क्लासेस देते हैं आप लोग, ठीक है, 5-7 मिनट की डेमो क्लासेस देते हैं, उसके बाद आपके फीडबैक मिलते हैं कि आपका डेमो क्लास कैसा था, उसमें क्या कमियां थी, और ये करते क्यों हम, ताकि हम टीचिंग के स्किल्स में सुधार कर सकें। देखिए स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स का मतलब क्या होता है, स्किल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी लाइफ स्किल्स भी आती हैं, आपकी बहुत सारी स्किल्स आती है, टेक्निकल स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो बेसिकली ये है कि आप में जो देखिए नॉलेज आपको है, ठीक है, लेकिन आप में पढ़ाने का गुण है क्या। नॉलेज तो भाई बहुत लोगों के पास है लेकिन हर कोई टीचिंग थोड़ी कर पाता है। आप अपनी बात को कितना बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है। वो उन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ही माइक्रो टीचिंग होती है कि क्या आप उन स्किल्स में कामयाब रहे हैं, क्या आप वो चीजें, वो स्किल्स जनरेट करने में कामयाब रहे हैं, इसके लिए होती है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, ठीक है, मतलब कि स्पेशल टीचिंग स्किल्स चाहिए आपको समझाने की कला आनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। आपको बच्चों से डील, आपको डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजें भी आनी चाहिए कि आप डिसिप्लिन कैसे कर पा रहे हो, बच्चों में डिसिप्लिन कैसे जनरेट कर पा रहे हो कि बच्चे आपकी बात को जो है शांति से सुने। सपोज आप क्लास में गए और बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचाने लग गए, आप पूरा टाइम पढ़ाते रहे लेकिन बच्चों का ध्यान ही नहीं गया, दैट मीन्स कि आप में कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट और आपको जरूरत है, ठीक है। तब आपको माइक्रो टीचिंग की तरफ वापस आना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ भाई हम बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से माइक्रो टीचिंग छोटे छोटे उसमें की जाती है, ग्रुप्स में कर सकते हैं आप, ठीक है। सपोज आपके बहुत सारे सहपाठी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी हैं या प्राइवेट जॉब भी हैं तो आप देखिए मंथ के एंड में जो है मंथली मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी होता है कि एक डेमो क्लास दी जाती है टीचर्स को, मतलब केवी में तो ऐसा होता ही है, हम लोग देते थे पहले, तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं, ओके। तो ये आपकी स्किल टेस्टिंग का एक जरिया होता है और इससे होता क्या है कि आपकी जो टीचिंग स्किल्स है उसमें सुधार होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टीचर वुड बिकम मोर इफेक्टिव इफ,
एक टीचर जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर वो क्या यूज करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो फटाफट देखो, इसमें जो सारे ऑप्शंस है ना वो मतलब ऑलमोस्ट आपको सही लगेंगे, लेकिन इसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। मोर इफेक्टिव की बात हुई है, इफेक्टिव तो सारे हो सकते हैं, है ना, ये नहीं है कि कोई भी गलत होगा, लेकिन इसमें मोर इफेक्टिव जो सबसे मोर या फिर मोस्ट इफेक्टिव आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आंसर करो। वह अच्छी शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो, गुड इंस्ट्रक्शन एड्स, टीचिंग एड्स। आपने सपोज आप पर्वतों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप पर्वत का मॉडल लेकर चले गए, आपने ऑडियो वीडियो भी दिखा दी उनको, ठीक है, आपने ऑडियो वीडियो एड भी यूज कर लिया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इफ शी और ही हेल्प स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, बच्चों को हेल्प करते हैं आस्क करने के लिए भी कि हाँ ठीक है क्वेश्चंस पूछो। ही हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग, मास्टरी लर्निंग में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स स्कोर हाई मार्क्स, और बच्चे जो हैं हाई मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि इनमें से क्या हो। तो सारे ही ऑप्शन वैसे तो ठीक है, ठीक है, मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन मोर इफेक्ट की बात करूं मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ। देखिए, इंस्ट्रक्शनल एड यूज करना और उसका कितना बच्चों पर वो हो रहा है, मतलब उनको किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ इंस्ट्रक्शनल एड यूज करने से आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो जाती है। हाँ, ऑब्वियसली एड्स के इफेक्ट अपने अलग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो आपका इफेक्टिव होगा। इसके साथ आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये भी जरूरत है, वो उसमें आपको स्किल्स की जरूरत होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए कई जगह पे क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शनल एड्स नहीं भी करते तो भी हम टॉपिक बड़े अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। आपने रोल प्ले करा लिया, ठीक है। सपोज आपने जो है डिस्कशन करा लिया, डिस्कशन करा के आपने टॉपिक समझा दिया, तो हर जगह पर इंस्ट्रक्शन एड तो नहीं यूज हो सकता। हालांकि ये ठीक है, ये भी इफेक्टिव होता है, लेकिन ये पूरी तरह मोर इफेक्टिव की नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन तो आप हटा देना। इफ शी और ही हेल्प्स स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, तो बच्चों को क्वेश्चंस हेल्प करने में मतलब उनको विद्यार्थी प्रश्न पूछने में सहायता करे कि हाँ बेटा चलो प्रश्न पूछो। ऐसा बार बार कहने से आपकी टीचिंग जो है इफेक्टिव तो नहीं हो जाएगी ज्यादा, है ना। मतलब ठीक है, बच्चों में थोड़ा जनरेट करना चाहिए, लेकिन बच्चे जब अपने आप एंथुजियास्टिक होते हैं, वो आपकी टीचिंग से प्रभावित होकर अपने आप ही वो क्वेश्चन पूछने लग जाए, तो भी हम इफेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन हमें बेस्ट ढूंढना है, ठीक है। चलो ये हो सकता है ही और शी हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव मास्टरी लर्निंग और स्टूडेंट्स स्कोर हाई मार्क्स, तो ये तो हटा दो, ठीक है। हाई मार्क्स तो आपके रटने से भी आ जाते हैं, उससे रोट मेमोराइजेशन से भी आ जाते हैं, तो ये कोई टीचर की इफेक्टिवनेस का मतलब लेवल, ऑब्वियसली यहाँ पर मोर इफेक्टिव की बात की है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सब में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली हाई मार्क्स जो है कुछ बच्चे हाई मार्क्स आपके ऑब्वियसली लेकर आएंगे, कुछ रोट मेमोराइजेशन के थ्रू लेकर आते हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर होने से लेके आते हैं, लेकिन ये सोलली अगर हम कहें इंडिविजुअली ये एक तरह से इफेक्टिवनेस का क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्यों होगा, वैसे तो आंसर की का भी सी था, लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगी कि मैं क्यों होगा। देखिए दो तरह की लर्निंग होती है, मास्टरी लर्निंग होती है और एक होती है आपकी परफॉर्मेंस लर्निंग। परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं बेसिकली, और एक होते हैं आपके मास्टरी गोल्स, ठीक है। मास्टरी गोल्स में क्या होता है, मास्टरी गोल्स में आप बच्चे को ये कहते हैं बच्चे बेटा आप करो, ठीक है। आपका फोकस होता है बच्चे को कंसेप्ट को मास्टर करने में, ठीक है। मतलब बच्चा कंसेप्ट सीख जाए, भले ही वो पेपर में अच्छे नंबर लाए ना लाए, लेकिन भले ही वो पेपर में इतना लिख ना पाए, लेकिन अगर आप उससे पूछो उस कंसेप्ट के बारे में तो वो अपने शब्दों में बहुत अच्छे से उसको बयान कर दे, ठीक है। मास्टरी लर्निंग का मतलब होता है कि जब आपका फोकस जो है कंटेंट के कंसेप्ट पे होता है, ना कि बच्चे के गलत या सही होने पर, इसको हम बोलते हैं मास्टरी लर्निंग। मतलब इसमें ये होता है कि आप बच्चों को प्रेरित करते हैं कि हाँ बेटा आप करो, आप गलत या सही की चिंता मत करो, लेकिन आप जवाब दो, आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। यहाँ पर बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस गोल्स की, परफॉर्मेंस गोल्स में क्या होता है कि आप बेसिकली यहाँ पर जो है बच्चों के मार्क्स जो है उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। बच्चों को ये कहा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, आपको हाई मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। इस तरह की चीजों में क्या हो जाता है कि बच्चों का सिर्फ मार्क्स पर फोकस रहता है, फिर वो कंसेप्ट को छोड़ देते हैं। उनका मतलब ये है कि हमें पेपर में जैसे तैसे करके नंबर अच्छे लेकर आने, क्योंकि सर ने ये बोला है, मैम ने ये बोला है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस गोल से जब भी आप एजुकेशनल टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं तो आपका जो हमेशा टारगेट होना है, मतलब ये मैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स बता रही हूँ, बुक्स जो भी मैंने पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ये जो मास्टरी गोल्स होते हैं हमेशा टीचर को ये रखने चाहिए, ठीक है, कि बच्चा जो है उसका कंसेप्ट क्लियर हो, उसको आप एक्टिवेट कर सको, बच्चे को आप उसको एक्टिव लर्निंग के लिए प्रमोट कर सको कि ठीक है आप जवाब दीजिए, आप सही या गलत की चिंता मत कीजिए, आप एफर्ट्स कीजिए। यहाँ पर आपको मास्टर करना है कंसेप्ट को, आपको रिप्रोड्यूस नहीं करना उन चीजों को जो आपने रट ली है पेपर में, ठीक है। जब भी हम टीचिंग की बात करते तो अब कितनी ये ग्रेडिंग सिस्टम क्यों आया था आपका, ग्रेडिंग सिस्टम आपका इसीलिए आया था कि यहाँ इससे पहले जो है मार्क्स पर फोकस किया जाता था, मार्क्स के साथ कंपैरिजन
कंपैरिजन हो जाता था, हेल्दी कंपटीशन नहीं होता था, मार्किंग की जाती थी, ये नालायक बच्चा, ये अच्छा बच्चा, ये फेलियर बच्चा, इस तरह से। तो ग्रेडिंग सिस्टम आया कि ग्रेड्स दो, मार्क्स बताओ ही मत, ठीक है, 5th तक एटलीस्ट। तो ये सब चीजें जो है मास्टरी गोल से रिलेटेड है। तो मास्टरी लर्निंग पर टीचर का फोकस होना चाहिए और फिर देखिए कि बच्चा जो है अपने आप इफेक्टिव हो जाएगा। हो सकता है कि मास्टरी लर्निंग के रिजल्ट जो है थोड़े स्लो हो, लेकिन ये बहुत लंबे होते हैं, मतलब ये एंड तक आपके टिकते हैं। मतलब बच्चे में जब कंसेप्ट क्लियरेंस हो गया, बच्चे का डर निकल गया, बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गया, तो आपके सारे जो जितने भी चीजें हैं वो इफेक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। अब देखो आंसर की में बहुत गलत भी थे, इसमें 3-4 क्वेश्चन गलत थे आई थिंक केवीएस पीआरटी के आंसर की में। और आंसर की हमेशा देखो पूरी रिलायबल नहीं होती है 100%। कभी ये मत सोचना कि आंसर यही था तो यही होना चाहिए, नहीं, हर बार आंसर वो नहीं होता है जो बोलते हैं। हालांकि पिछले वाले का आंसर वही था, खैर जो भी है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड टू बी मेड इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन अर्ली प्राइमरी ईयर्स, दैट इज अप टू क्लास 4th, ठीक है। तो ये कहना है कि भाई क्लास 4th तक जो है मतलब व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट, आरंभ में प्राथमिक वर्ष अर्थात कक्षा 4th तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब आपको बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ाना है अर्ली प्राइमरी ईयर्स में, और वो भी हालांकि इसमें 4th तक का है, ठीक है, वैसे तो 5 तक प्राइमरी होता है, लेकिन इसमें 4 तक का है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए ये बताना है। डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रोवाइडिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके बाद कंप्लीटिंग द कोर्स या कॉम्पिटेंसीज, या फिर इंश्योरिंग रेगुलरिटी इन अटेंडिंग द क्लास और स्कूल, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो तो आप हटा ही देना, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट आ रहा है लेकिन चुपचाप बैठा है क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब बात है डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रोवाइडिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम, और इन तीनों में से ऑप्शन होगा, फटाफट से आंसर करो क्या आंसर होगा। तो देखो सी ऑप्शन भी हटा दो, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना या आपने जितनी भी कॉम्पिटेंसी वो कंप्लीट कर दी। कॉम्पिटेंसी मैथ्स में बेसिकली होती है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एबिलिटी टू कंप्यूट, ये सारी कॉम्पिटेंसी आपने कंप्लीट कर दिया। आपने अपना कोर्स कंप्लीट करके रख दिया कि भाई मैंने तो इसका भी लेक्चर दे दिया, मैंने इसका भी दे दिया, मैंने इसका भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटिंग है, यहाँ पर ये कॉम्पिटेंसीज वो वाली बात नहीं कि बच्चे को कॉम्पिटेंसीज आ गई, यहाँ पर यह है कि कंप्लीटिंग द कोर्स या फिर कॉम्पिटेंसीज, जो भी आपको कहा गया था कि आपको ये पढ़ाना आपने कंप्लीट कर दिया और इसके बाद जो है प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सी और डी आपके आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बात आती है ए और बी में, ठीक है। देखो ए और बी में जो बेस्ट है वो आपको बताना है, वैसे दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों ठीक मतलब एनरिचमेंट प्रोग्राम्स ऑब्वियसली प्रोवाइड करने, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है। अब मैं आपको बताऊं कि छोटे बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि बच्चे जो है ना एरर्स करते हैं मैथ्स में बहुत ज्यादा, और हमने सुना है कि एरर्स आर वेरी हेल्पफुल, क्योंकि एरर्स ही हमें बताते हैं कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। सपोज आपने 74 और 89 को आपने बच्चे को प्लस करना दे दिया, ठीक है, 9 और 4 13 होता है, बच्चा यहीं पर 13 लिख देगा और यहाँ पर 15 लिख देगा। इस तरह की एरर्स या और तरह की भी एरर्स हो सकती हैं, बहुत कॉमन होती है। तो ये एरर्स आपको क्या दिखा रही है, आपको ये बता रही है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। तो मैथमेटिक्स में हमेशा ये कहा जाता है कि आप एरर्स पर फोकस करो, उनको गलत मत करो, मतलब उन पे डायरेक्ट रॉन्ग लगा के बच्चे को मत कहो कि आपने तो गलत कर दिया, बट आप बच्चे को दिखाओ, आप उसका बेटर सॉल्यूशन दिखाओ और उसके बाद कहो बच्चे को कि देखो बेटा इसमें तो मैंने तो ऐसे किया है, आपने ऐसे किया है, तो बताओ कि इसमें क्या डिफरेंस है, या ये सही है कि ये गलत है। बच्चे को इस सुलझाने दो ना उस पहेली को, आप और क्वेश्चंस दो उनको, और एनरिचमेंट कराओ उनका, मतलब उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स के शेप में आप करा सकते हो, आप प्लेस वैल्यू के लिए एक्टिविटीज करा सकते हो, ये चीजें सिखाने के लिए। तो ये फोकस है बेसिकली, ठीक है, कि एरर्स बहुत यूजफुल होती है। और देखिए मैथ्स में जो है ना एरर्स बहुत कॉमन होती है। मल्टीप्लाई में बच्चे गड़बड़ करते हैं ना, टेंस वंस के कंसेप्ट में बच्चे गड़बड़ करते हैं, फ्रैक्शंस में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो मतलब 4th क्लास तक का बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीजें होती है ना, प्लस माइनस टेंस वंस और इन सब चीजों में इतनी गड़बड़ करते हैं। तो ये बच्चों की जो लर्निंग डिफिकल्टीज है हमें इनको दूर करना है बेसिकली 4th क्लास तक, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी ए इज द आंसर, ठीक है। और मुझे आंसर की में याद नहीं है कि ए था कि बी था, लेकिन आप देख लेना एक बार। लेकिन जो हमें लर्निंग डिफिकल्टीज है बच्चे की वो दूर करनी है, ठीक है। आंसर ए वुड बी राइट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। प्रोवाइडिंग एनरिचमेंट प्रोग्राम, देखो वो छोटे बच्चे हैं, आप कितने भी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर लो, वो इतने छोटे बच्चों को मतलब उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इतने छोटे बच्चों की आपकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज उनको आ रही है ना, वो आपको सोल्व करनी पड़ेगी कि हाँ भाई बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ वो एरर कर रहा है, और उन एरर के थ्रू ही आप उनको बच्चे को सिखाएंगे उसको डायग्नोज करके। तो अकॉर्डिंग टू मी ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप एक बार आंसर की में चेक कर लेना कि इसका आंसर है क्या, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है आंसर क्या था इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल एंड इमोशनल मैच्योर पर्सन, मतलब इनमें से कौन सा जो है सोशल और इमोशनल मैच्योर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो आपको बताना है, फटाफट से बताओ। देखो बहुत टाइम लग रहा है ना मुझे एक्सप्लेन करने में, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि बहुत एक्सप्लेनेशन होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इमोशनल मैच्योर पर्सन। तो भाई एक संवेगात्मक और सामाजिक रूप से परिपक्व की बात हो रही है, मतलब मैच्योर है वो बंदा जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इनकी नहीं होगी? ही मेक्स कन्फर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशन इज प्राइमरी गोल्स, मतलब ही मेक्स कन्फर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशंस हिज प्राइमरी गोल्स। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बताता है कि भाई समाज मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशन रखता है, मतलब समाज मुझसे ये चाहता है तो हाँ मैं इन चीजों पर खरा उतरूंगा, मतलब मैं फॉलो करूंगा जो भी समाज कहेगा। ये एक बेसिकली इसकी बात हो गई, ठीक है। इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी एंड कंफ्लिक्ट, वो मतलब फ्री होता है, मतलब कोई भी टेंशन आ गई या फिर कोई भी कंफ्लिक्ट हुआ तो उससे बेसिकली फ्री होता है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है, उसको इतनी एंग्जाइटीज वगैरह नहीं होती है, ऑब्वियसली ये मैच्योर बंदा होगा। ही इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन द फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है इन द फेज ऑफ, आई थिंक फेज आएगा इसमें, ये मैंने गलत बता दिया, ठीक है, इस स्थिति में सेम फेज ऑफ, हाँ ठीक है, फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, फेस, ठीक है। तो वो कैपेबल होता है इमोशनल स्ट्रेस के दौर में जो है अपने आप पे संयम बनाने रखने में, तो ऑब्वियसली वो मैच्योर पर्सन होता है ना। हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और गुस्से को हमें, मतलब सपोज आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आपको किसी बच्चे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दी, आप वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने थप्पड़ मार दिया 2-3 बच्चे को, तो ये क्या दिखा रहा है कि मतलब आपको अपने सोशल इमोशनल बिहेवियर पर ही अपना संयम नहीं है, तो वो इमेच्योर हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर वो कर पा रहा है, तो ये भी उसका मैच्योर बिहेवियर है। ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, वेरी गुड, ये तो होना ही चाहिए भाई, हमेशा पॉजिटिव आउटलुक तो होना ही चाहिए ना आपका लाइफ के प्रति, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, हम हमेशा होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें। तो ये तीनों करेक्ट होंगे और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि ये आप लोग आराम से कर सकते थे। तो ये आएगा भाई, जितनी भी भाई समाज की एक्सपेक्टेशन हमेशा सही नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है कि भीड़ एक साइड चल रही है तो हम सारे चल पाए। अगर आप अकेले भी इस तरफ चल रहे हैं ना, लेकिन आप सही के लिए चल रहे हैं, तो आपकी भी वैल्यू है, ठीक है, कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है ना। तो मतलब बात ये है कि आप सोशल एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे या ये ना उतरे, ये बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आप सही और गलत में कितना अच्छे से चुनाव कर पाए हैं। सोसाइटी की कुछ चीजें गलत भी होती हैं, आप उनको फॉलो मत कीजिए, उनकी एक्सपेक्टेशन तो ये होगी। देखिए पहले सती प्रथा थी, ठीक है, तो मतलब लेडीज से ये वो की जाती थी, एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो सती हो जाएंगे अपनी उसके साथ। तो भाई लेडीज अगर इस चीज को फॉलो करें तो आज भी भाई यही होना चाहिए, है ना, मतलब कि हम तो सती हो जाएं, हस्बैंड की डेथ होते के साथ ही सब लोग सती हो जाएं, तो ये तो गलत हो गया ना। ये सोसाइटी तो एक्सपेक्ट करेगी, लेकिन आपको नहीं करना है ना, आपको सही गलत में पहचान करनी है, ठीक है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये मत सोचिए कि हम अभी सामाजिक रूप से ये ठीक है तो यही करना है, बिल्कुल उसमें गलतियां ढूंढना आना चाहिए आपको कि क्या कुरीतियां हैं, उनको कैसे दूर करना है। नेक्स्ट है इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुली इज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ, तो यानी कि प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम होती है, ये आपको बताना है। देखो इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे क्या होते हैं, मतलब आपने वही मैंने बताया ना आपको कि आपको गुस्सा आ गया एकदम से, आपको हंसी आ गई या कोई भी हो गया, और ये रिस्पॉन्स हमारे आते क्यों है, क्योंकि हमारे सामने कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपन आपके ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकते हैं, आपके सिंबल्स के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स में आपके जो है, सपोज आपने कुछ पढ़ लिया देख के कहीं से, ठीक है, कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसको आपको जोश आ गया, मोटिवेशनल आपने स्पीच कह रही हूँ, थोड़ा आपने पैम्पलेट्स पढ़ लिए जिसमें मोटिवेशन थॉट्स थे, मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह लिखे हुए थे। जब हम स्कूल प्रीमाइसेस में जाते हैं तो बोर्ड्स लगे होते हैं गुड थॉट्स के, है ना, थॉट ऑफ द डे और इन सबके, आपने पढ़ा, आपका एक सिंबॉलिक कुछ आपके दिमाग में आया, आप मुस्कुराए या फिर आपके अंदर जोश आ गया, हाँ भाई अब तो हम अच्छे से पढ़ेंगे या जो भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि सपोज आपने हॉट प्लेट को टच कर दिया, ठीक है, गलती से टच कर दिया, आपने फटाफट अपना हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्योंकि गर्म था और गर्म से आपको पता है तकलीफ होती है, तो आपने एक रिस्पॉन्स दिया, अब आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आ गया, आपको तकलीफ हुई, आपको पेन हुआ, फिर आपको गुस्सा आया कि किसने गर्म प्लेट यहाँ पर रखी है। तो मतलब ये स्टिमुलस होते हैं, सारे वातावरण में प्रेजेंट होते हैं हर जगह पर, इनको देख के हम वो करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हो गए, तो इसके प्रति जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो किसका रिजल्ट होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर सिंबॉलिक स्टिमुलाई का पूछा है, तो सिंबॉलिक स्टिमुलाई में अगर मैं बात करूँ तो जेस्चर्स भी हो सकते हैं, कोई आपके सामने साइन लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ठीक है, इशारे में बात कर रहा है, वो भी आपका सिंबॉलिक हो सकता है, ठीक है। आप वर्ड्स है, या फिर हम कह सकते हैं ना कि जो लैंग्वेज का मेन रोल होता है वो सिंबॉलिक होता है, लैंग्वेज क्योंकि अपने आप में सिंबॉलिक है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इनके प्रति जो आपका रिस्पॉन्स है वो किसका होता है, ये आपको इसमें आंसर करना है। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं बता देती हूँ आपको,
मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन। ठीक है, जब हमारी सेंसेस अच्छे से काम करने लगती है तभी तो हम स्टिमुलस के प्रति प्रक्रिया देने लग जाते हैं। ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है, सपोज बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, इसमें आंसर की मैं बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर की में इसमें लर्निंग आंसर था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। लर्निंग का देखो, लर्निंग क्या है भाई, रिस्पॉन्स जब आपका आ रहा है वो स्टिमुलस से आ रहा है, उसमें आपको स्पेशली लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपने हॉट प्लेट को टच कर दिया, आपकी लर्निंग तो बहुत ज्यादा है कि हॉट को टच, लेकिन आपको तो पता नहीं है ना कि वो हॉट प्लेट जो है हॉट थी और एकदम से आपने टच कर दिया, तो आपको लर्निंग की जरूरत पड़ी क्या? वो इमोशनल रिस्पॉन्स लर्निंग से है? बिल्कुल नहीं आया लर्निंग से, क्योंकि आपके सेंसेस ने कुछ फील किया और इसलिए आपने उसको रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, मतलब सेंसरी परसेप्शन जो है आपका इंक्रीज होता जाता है, उसकी वजह से आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं सिंबॉलिक स्टिमुलाई की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डाउटफुल रहेगा ही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर, मैचुरेशन एडजस्टमेंट तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं। तो इंक्रीज सेंसरी परसेप्शन की वजह से जो है इमोशनल रिस्पॉन्स ये निकल कर आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग देख लेना, मतलब मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि आंसर की गलत होती है गाइज, है ना, तो उसमें लर्निंग दिया हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ आईईपी। देखो आईईपी पे जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना अगर आईईपी आपको देखना है। और ये आपका डायरेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन से आया क्वेश्चन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन और जेंडर, मतलब जेंडर से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है। तो आईईपी यानी कि हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम बोलते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा योजना बोलते हैं इसको। वो किस पर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा आईईपी के बारे में बता देती हूँ कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होते क्या है। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि आजकल इंक्लूसिव क्लासरूम्स है। इंक्लूसिव क्लासरूम्स का मतलब है कि हर तरह का बच्चा आपके क्लासरूम में पढ़ रहा है। उसमें से कुछ बच्चे डिफरेंटली एबल्ड भी हो सकते हैं, कोई बच्चा ढंग से चल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, ऐसे बच्चे भी इंक्लूड। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन यही तो कहती है आपको सबको जो है एक ही क्लासरूम में लेकर आना है और फिर अपने सिस्टम में बदलाव करना है ताकि इन बच्चों को एडजस्ट किया जा सके। बच्चों को ये नहीं बोलना कि आप एडजस्ट करो, आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आपने एडजस्टमेंट कर लिया, चलो ठीक है, कर लिया आपने। उसके बाद जो है अब आपको ये पता है क्योंकि आपकी क्लास में स्पेशल नीड्स वाले बच्चे भी हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप आईईपी प्लान करेंगे। आप पढ़ाएंगे साथ ही बच्चों को, ठीक है, उन बच्चों को साथ ही पढ़ाएंगे, सब बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप एक प्लान बनाकर रखेंगे और उस प्लान में आपके पास ये रहेगा कि हाँ भाई इस बच्चे की ये स्पेशल नीड है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें सेपरेट कर देंगे बच्चे को, तो बिल्कुल सेपरेट नहीं करेंगे, आपकी गलत धारणा है, आपने कहीं से गलत पढ़ लिया है। ठीक है, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर, ऑब्वियसली आईईपी में बच्चों की स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्योंकि भाई स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड में आप सब कमियां मत देखिए, कमी तो आपको पता है जो नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्या उसमें अच्छी चीजें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, बच्चा क्या कर सकता है। इंडिविजुअल गोल्स, बिल्कुल इंडिविजुअल गोल्स रखने हैं। आप पढ़ाएंगे एक साथ ही बच्चे को, लेकिन आपको बच्चे के मतलब अपने दिमाग में रखना है कि ये बच्चा स्पेशल है, इसके लिए मुझे ये करना है। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल गोल्स दिमाग में हमेशा होने चाहिए। यूज कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ पर आप पीयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मतलब बच्चे की ग्रुपिंग ऐसे पीयर्स के साथ कर सकते हैं जो उसको टाइम टू टाइम समझाते रहे, हेल्प नहीं करते रहे, मतलब ये नहीं कि बार बार रोका टोकी नहीं, लेकिन उसको डायरेक्शंस दें, उसके साथ ऐसा ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग, देखो कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना एबिलिटी ग्रुपिंग का, ये कभी भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होता है। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनको अलग कर दो, जो मतलब थोड़े से कम पढ़ते हैं उनको सबसे अलग कर दो, जो बीच के उनको अलग कर दो। आपने बच्चों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये जो डाइवर्सिटी थी आपने इस डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया और आपने फिर से आप इसको ले आए कि ना भी ये बच्चे ठीक है, ये बच्चे हमेशा 100 में से 90 लेकर आते हैं, ये बच्चे 50-60 वाले हैं और ये बच्चे नालायक हैं, ये 20 से नीचे वाले हैं, तो इनको अलग ही कर दो। ये बच्चे क्या सीखेंगे फिर? आप जब तक इनकी मिक्स ग्रुपिंग नहीं करेंगे ये एक दूसरे से कैसे नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो बात ये है कि आप एबिलिटी ग्रुपिंग करें तो इससे तो कोई फायदा नहीं है, इससे तो बच्चे जो है डिमोरलाइज हो जाएंगे। बच्चों को लगेगा देखो हर कोई इन पर ताना कसेगा, ये बच्चे इन पर ताना कसेंगे, ये तो नालायक क्लास वाला ग्रुप है, मतलब ये सेक्शन तो बिल्कुल नालायकों का है। ठीक है, एवरेज वालों का अलग ही होगा, इनका ना इनके प्रति कुछ होगा ना इनके प्रति कुछ होगा, भी हम अलग है। बच्चों में आप सेग्रीगेशन ला देंगे, बच्चों में हीन भावनाएं डेवलप होंगी। तो एबिलिटी ग्रुपिंग तो आपको करनी ही नहीं है, कभी भी नहीं करनी है। ठीक है, आईईपी ये नहीं कहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आईईपी पर बेस्ड नहीं है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इजी है बहुत। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए जनरलाइज्ड व्यू और कैरेक्टरिस्टिक दैट ऑट टू बी पोजेस्ड बाय वुमेन एंड मैन कॉन्स्टिट्यूट्स, मतलब सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष और महिला में होनी चाहिए, इनमें से क्या है। देखो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि ये मैं आप लोगों का एक अगला टॉपिक इंटेलिजेंस के बाद यही लेने वाली हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्या वुमेन के रोल होने चाहिए, क्या मेन के रोल होने चाहिए। ठीक है,
आपको पता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल हमारा जो जेंडर है वो डिसाइड होता है पहले से ही कि हम मेल होंगे कि फीमेल होंगे, लेकिन हमें पता है कि हम मेल हैं और हम फीमेल हैं, ये होती है हमारी जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो जेंडर आइडेंटिटी तो आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है ना, मुझे पता है कि मैं एक लड़की हूँ और जो लड़के हैं उनको पता है कि वो एक लड़की है, तो दिस इज आवर जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, सामान्यकृत विचार, मतलब जनरलाइज व्यू पूछा है, जो जनरल लोगों का व्यू होता है। और जनरल लोगों का व्यू क्या होता है, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स। देखिए स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ये तो सिर्फ जेंडर की बात होती है। अगर मैं सिर्फ स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताऊं तो ऐसी धारणाएं जो पहले से आपके मन में बनी हुई है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। ठीक है, जनरलाइज है हर लोगों के। हाँ भाई, तुम तो लड़की हो, तुम्हारी तो एक दिन शादी हो जानी है, तुम्हें दूसरे घर जाना है, घर जाकर भी काम तो करना ही है भाई, खाना तो बनाओगी ना तुम, ये तो करना ही पड़ेगा, बच्चा तो संभालना ही पड़ेगा ना। ये है स्टीरियोटाइप्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर को लेकर। ठीक है, अब लड़के पर किस तरह के प्रेशर होते हैं, भाई तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो नौकरी लगना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का पेट तो तुम्हें ही पालना है। लड़कियां चाहे कितनी भी कमा लें, लेकिन कल को लोग यही कहेंगे कि बीवी की कमाई खा रहे हो, माँ बाप की कमाई खा रहे हो। मतलब इस तरह के जो ये भी जेंडर बायसनेस है ना, लड़कों के साथ तो ये भी है, क्योंकि लड़कों पर जो है प्रेशर सबसे ज्यादा होता है कमाने का। जब शादी के रिश्ते की बात आती है तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं है। तो मतलब कहने की बात यह है कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स हर किसी को लेकर है, ये मेल को लेकर भी है, ये फीमेल को लेकर भी है, कि मेल और फीमेल के क्या रोल हैं आपने वो सेग्रीगेट कर दिए। ठीक है, फीमेल ये वाली चीजें कर सकती है, मेल ये वाली चीजें कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो ये यही चीज है। ठीक है, जेंडर रोल्स ये है कि आपको अपने रोल्स का पता है कि नहीं पता है। आप मेल हैं तो आपको अपने मेल का पता है, ये पता है। लेकिन इस स्टीरियोटाइप में क्या होता है, एक धारणा आ जाती है पहले से मन में, और बायसनेस आ जाता है। ठीक है, बायसनेस आ जाता है, आपकी एक रूढ़िबद्ध धारणा आ जाती है कि हाँ भाई ठीक है, यही सही है, यही करना चाहिए, है ना, लड़कियों का यही काम है, उनको यही करना चाहिए, और लड़के को तो भाई घर से बाहर ही रहना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, कमाना चाहिए, रहना चाहिए वापस फिर घर को। तो ये वाला रूल है ना। तो बस ये चीजें हैं जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को लेकर हैं। ओके, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप होगी। जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर ऐसा मानता मतलब वही है ना कि अगर आप भेदभाव करते हैं थोड़ा सा गर्ल्स और उसमें बॉयज में, तो वो जेंडर डिस्पैरिटी हो गई। लेकिन स्टीरियोटाइप एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो आप पहले से मन में धारणाएं बनाकर चलते हैं लड़के और लड़की के प्रति, उसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो गाइज ये थे 10 क्वेश्चन जो केवीएस पीआरटी में पूछे गए थे, सेट सी के पहले 10 थे, बाकी के 10 भी जल्दी आपको करा दूंगी। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ज्यादा खींचा नहीं। ठीक है, मतलब खींच तो बहुत दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि अगर आपको वीडियो लंबी लगी हो तो, क्योंकि मतलब समझाना इज मोर इम्पोर्टेंट ना। मतलब क्वेश्चन तो ठीक है आपको पता चल गया, लेकिन समझाना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो गाइज देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी देख के आइएगा, अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आप वीडियो में आए। अगर ना भी देखें तो अच्छा है, अपने आप करना, जितना भी अपने आप अभी तक आपने पढ़ा है, अगर आप उसको जज करते हैं कि ठीक है अगर आप इस एग्जाम को दे रहे होते तो आपकी तैयारी कैसी होती है ना। तो बात यही है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना, अगले 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।